बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और बिल आखिर लाहौर समेत कई इलाकों में क्या कहना चाहिए, बारिश वाली सुबह, बाराने रहमत वाली सुबह एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अरमला हसन। ये कंफ्यूज ही चल रहा है सुबह सुबह, मुझे नहीं समझ आ रही। अपना नाम भूल गए? जी नहीं, मुझे नाम अपना याद है, लेकिन वैसे ही कभी सरप्राइज भी देना चाहिए ना। वो कहते हैं ना, अक्सर हमारे एक दोस्त हैं, वो बड़े डाइट कॉन्शियस हैं। आपने इंडिया वाला सरप्राइज ही दिया। नहीं, वो डाइट कॉन्शियस बड़े हैं, तो वो कहते हैं आप अपने खाने में ना अपनी बॉडी को सरप्राइज दिया करें, कभी कुछ खाएं कभी कुछ खाएं, ताकि आपकी बॉडी कंफ्यूज रहे। और ये बड़ा एक अच्छा तरीका है अपना वेट मेंटेन करने का। अब ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। अच्छा, पता नहीं उनकी बॉडी आपको सरप्राइज देती है ना जब मोटापे की शक्ल में, तो भी है बहुत। मौसम की बात कर रहे थे, मौसम लाहौर में बहुत अच्छा हो गया जनाब। बारिश हो गई है, कई दिनों से सुन रहे थे, मैं मौसम कह रहे लाहौर में अब बारिश हुई, अब हुई, हो गई बारिश और हल्की फुल्की बारिश से मौसम बेहतर हुआ है। जो स्मॉग और फॉग वाला एक एलिमेंट था वो काफी हद तक आज कम नजर बिल्कुल काफी हद तक कम नजर आ रहा है। मौसम पहले से बहुत बेहतर नजर आ रहा है और रात को जो कंट्रोल टेम्परेचर है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक वक्त में हुकूमतें पैसे लगा के रुपए को कंट्रोल करती थी, उसकी वैल्यू, और फिर जब उन्होंने एकदम से वो पैसे निकाले तो एकदम रुपए की कदर कम हो गई, डॉलर ऊपर चला गया। लेकिन वो एक नेचुरल फ्लाइट थी। बिल्कुल कल मौसम ने भी ऐसे नेचुरल फ्लाइट ली, यानी कि पहले एक मसनूई किस्म का मौसम का एक सिनेरियो चल रहा था, लेकिन कल बिल्कुल ऐसे लगा कि नेचुरल जो टेम्परेचर होना चाहिए इन दिनों में कल वो वापस आया और स्मोक के जाने की तो हमें खुशी है ही। उसके साथ साथ जी ताज़ा तरीन खबर जो हमने शामिल करनी है और इस पे बात भी हम करेंगे, वो मुख्तलिफ लोगों के टैक्स रिटर्न्स के हवाले से है। और कल मुझ पे इंकिशाफ हुआ कि कम से कम 20 वजीरों से ज्यादा टैक्स मैं देता हूँ। और मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोग उन वजीरों से ज्यादा टैक्स, और मुझे ये भी पता है कि वो 20 वजीर मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है, ये भी मुझे पता है। तो लिहाजा आप भी बहुत सारे लोगों से अमीर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन स्टिल आप लोग उन लोगों से ज्यादा टैक्स देते, तो आप भी अपने आप में एक वजीर समझे खुद को। कौन सा वजीर? ये मतलब टैक्सेस के हवाले से डिटेल्स कल सामने आई है। बड़े बड़े नाम पार्लियामेंट के, टैक्स बड़ा थोड़ा दिया है। और बाजार साहब कितना देते? नहीं, मैं ये तो उन्होंने गालिबन 5000 को दिया था, 9,000 समथिंग। तो खैर ये बहुत ही जबरदस्त बात है। और दूसरी जानिब ये है कि इमरान खान साहब की आमदन पहले से बढ़ गई है। इस पे भी हमने बात करनी है बड़ी खबर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं और फिर वापस आते हैं जरा इस पे बात। कौन अमीर कौन गरीब, किसने कितना टैक्स दिया? अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी। वजीर आजम इमरान खान की सालाना आमदन बढ़ गई। वजीर आजम मुआशी टीम की कारकर्दगी पर मुतमईन, तर्जुमानों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। फाइनेंस बिल को अवामी सतह पर मुअस्सर तरीके से उजागर करने की हिदायत। खबरदार होशियार, कोरोना की 5वीं लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 372 हो गई। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए पुरज़्म। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की। नेशनल विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 54 केजी बेंटरवेट टाइटल की फातेह निदा जरीन होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। कार्बन फाइबर पाकिस्तान में कैसे बनाया जा सकता है, देखिए साइंस एंड टेक में। और क्लासिकल मौसीकी और फन गायकी में एकेडमी का दर्जा रखने वाले उस्ताद बड़े फतेह अली खान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। और बात करेंगे अवामी मसाइल की। हम तो करते ही रहते हैं, बस हल नहीं कर पाते हम, लेकिन बात तो कर सकते हैं। अवाम का फिलहाल तो वैसे अरमला हसन एक ही मसला है, और वो मसला है महंगाई। मतलब हम भी अवाम है आखिर मुसलसल बढ़ रही है। 343 अरब का जो ज़िमनी बजट है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। महंगाई से जो अवाम का जीना है हमें मालूम है, यानी कि हम सब का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपनी इक़्तिसादी टीम है उसकी कारकर्दगी पर फिर मुतमईन है। कल उन्होंने फिर इत्मीनान का
इज़हार किया जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनकी कारकर्दगी पर वो बरहम है। अच्छा, अगर हमसे देखें तो हुकूमती तर्जुमानों की कारकर्दगी बेहतर है क्योंकि वो अच्छा खासा बोलते हैं आके और अच्छा डिफेंड करते हैं, लेकिन ऑपोजिट है वज़ीर आज़म के माइंड में। लगता है कि अब हुकूमती कारकर्दगी को आवाम तक पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेड तर्जुमानों की जरूरत पड़ेगी और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई और मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, बताया कि नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई में कमी हुई है और आइंदा महीने महंगाई मजीद कम भी होगी। वज़ीर आज़म ने मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान लेकिन तर्जुमानों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी अवाम को मौसर तरीके से नहीं बताई जा रही। फाइनेंस बिल पे अवाम में जो भाम पाया जा रहा है, 2 अरब के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। रिफंड और जो उसके बारे में बात कर रहे थे रिबेट्स वगैरह के हवाले से कि अवामी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने हदायत भी की और अवाम को बताया कि दस्तावेजी जो मईशत है वो मुल्की मफाद में है। ज़राई तरक्की हो, बरामदाद हो, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो अब तक 25 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही। साथ साथ उन्होंने तर्जुमानों को हिदायत की कि आपका ब्रांड वजीर आजम है जो चोर डाकुओं का नहीं है। ऑपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ऑपोजिशन के जो जाली बयानियां है उसका डट कर मुकाबला तो नई हायरिंग करें ना इमरान खान साहब, इंटरव्यू करें, नए तर्जुमान लें, इनसे मुतमईन नहीं, उन्हीं से पुराना काम क्यों लेके आना चाह रहे हैं। खैर, वज़ीर आज़म ने कहा जी उन्हें किसी सूरत हावी ना होने दें, मतलब स्क्रीन माइक्स कैप्चर करके रखे, ऑपोजिशन को आईना दिखाएं, वज़ीर आज़म ने भी कहा, और अवाम को हकायक बताएं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को ये भी हिदायत की कि जो हेल्थ कार्ड्स हैं, होम फाइनेंसिंग है, एहसास प्रोग्राम है और समेत दीगर हमारे जितने फलाही प्रोग्राम हैं इसके मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। इससे पहले हम अगर बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी की तशहीर न होने पर, आपको याद है ना, शिकवा किया था। उस्मान बुज़दार के बारे में उन्होंने कहा था कि आप बताया करें लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, और कहा था उनको कि उस्मान बुज़दार वो पुल बना रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने वो काम किए जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। पिछली हुकूमत वाले थोड़ा काम करके थोड़ा सा काम करते हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, तो हमें भी ज़्यादा बताना चाहिए। ये तो खैर कल की डेवलपमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने तर्जुमानों को, यानी कि हुकूमती तर्जुमानों से जो बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, और कोई बहुत अच्छा डिफेंड करे ना करे हुकूमत को, अली मोहम्मद खान साहब खूब करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ ज़रूर और बखूबी सामने रखते हैं। आज भी हम ज़रा उनसे बात करते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बारिश बहुत ही खूबसूरत सी हमारे शहर में हो रही है, लाहौर में, क्या ये इस्लामाबाद में हो रही है, और क्या आपकी सुबह भी इतनी खूबसूरत है जितनी हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं इत्तेफाक से रात लाहौर ही था, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ। और आपकी बारिश मैंने रात एंजॉय की है। एक बड़ी ज़रूरी फातह खानी थी और एक बहुत अच्छे प्यारे दोस्त की, उनके बेटे की शादी थी, और कुछ इस तरह की ज़ाहिर सियासतदान की चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा खूबसूरत मौसम था रात लाहौर, और इस्लामाबाद में तो कोस बारिश हो रही है। चले, हो सकता है आपके आने से भी अच्छा हो गया हो। पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। बस ये एक दरख्वास्त है, क्योंकि आपका एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम भी है, कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नदन एरियाज में, लतिया गली, मरी और नदन एरियाज में जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ बर्फबारी देखने। तो उसके कुछ ज़रूरी लवाजमात हैं, वो ज़रूरी साथ लें, खासकर चेन्स विद द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स, कि आप अगर चेन के बगैर बर्फों में जा रहे हैं तो यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ के मौसम में जाएं तो आपके पास कुछ अपना भी सामान पीछे ज़रूर होना चाहिए, खासकर मेडिकेशन और खाना पीना, और आप एंजॉय करें। ये ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं होता, बहुत कम है जहां आपको एक वक्त में 3-4 मौसम मिलते हैं। आप कराची सिंध से लेके नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं, सिंध का जो सहरान है और पंजाब की जो हरियाली है और खैबर पख्तूनख्वा नॉर्दर्न एरियाज की जो बर्फ और पहाड़ हैं और बलूचिस्तान के जो मैदान है और उनका खूबसूरत लैंडस्केप है, दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये जो बारिश हुई, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हम भी अदा करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान भी हमेशा रहमत की बारिश बरसाता रहे। आमीन आमीन। ठीक है, पॉलिटिकली स्पीकिंग नाउ, अली भाई जरा बताइए, ये जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने तर्जुमानों को कहा, हम तो समझते हैं कि तर्जुमान अच्छा खासा हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में भी ठीक डिफेंड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन नहीं है, अपनी मुआशी टीम से मुतमईन नहीं है, जबकि अवाम मुआशी टीम से मुतमईन नहीं है, तर्जुमानों से मुतमईन है। तो ये क्या ब्रैकेट है इस वक्त, क्या इक्वेशन, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है, उसमें
ज्यादा तो मैं उस पर डाइवर्ज नहीं करूंगा, बस इतना मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने ये बात अलबत्ता की है कि जो फाइनेंशियल टीम की जो चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो तो ज्यादा वही बता सकते हैं, लेकिन जो मेन उनके अचीवमेंट्स हैं या वो चीजें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी अचीव कर रही है, सवाई इसके कि महंगाई एक बड़ा इशू है और वाकई वो है, और वो इंशाल्लाह 3-4 महीने में जिस तरह शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं कि वो कंट्रोल में आ जाएगा, कम हो जाएगा, कमी की तरफ चला जाएगा। बाकी तो जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो सारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चाहे अगर वो सबसे जो मेरे लिए खुशी की बात है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है, मैं सेनेट में या असेंबली में फाइनेंस डिवीजन को और मैं कॉलिंग अटेंशन या जॉब में रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरे पास उनकी फिगर्स जो है ऑथेंटिक फिगर्स आती रहती हैं। तो पिछले दिनों मैं इनका एक ब्रीफ तैयार कर रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि आज आपका पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान जो है, वो अपना इंपोर्ट बिल का जो आपके पास मिनिमम 3 महीने का इंपोर्ट का बिल का जो है फॉरेक्स रिजर्व्स होना चाहिए। जून 2018 में जब हमारी हुकूमत ने चार्ज लिया इलेक्शन के बाद, तो जून 2018 में मियां साहब की हुकूमत नून की आखिरी जो फिगर्स थे वो कोई 8 से 9 अरब डॉलर थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि आपके पास कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि आपके पास 3 महीने का होना चाहिए। इस वक्त हम 19 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपका 3 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास है। अच्छा, ये होने का क्या फायदा है, ना होने का? होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इंटरनेशनल बड़े बड़े एग्रीमेंट्स में जा सकते हैं। जिस मुल्क के पास अपना 1 महीने से या 1 महीने से कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, जो हमें मिला, तो उसके साथ कौन किसी एक ऐसे मुल्क के साथ जाके जो है बड़ी बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, और कौन उन पर ट्रस्ट करेगा, और कौन उनको मजीद एंगेज करेगा फाइनेंशियल इश्यूज में। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट है, ये एक बात करके फिर आपको मैं मौका देता हूँ सवाल का, कि ये बड़ी एक अहम चीज है। देखें, मैंने बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इस पे बात की। पिछले दिनों स्टेट बैंक के हमारे डायरेक्टर साहब हैं, फिदा साहब, बड़े काबिल आदमी हैं, उनसे बात हुई उसकी ब्रीफिंग में तैयारी के लिए। तो वहाँ एक बात आई जो शौकत तरीन साहब ने की पार्लिमानी पार्टी को कैबिनेट में भी, कि मियां साहब के दौर में PMLN का जो एक्सपोर्ट का सबसे हाईएस्ट अचीविंग था, 1 महीने में जो होता था मैक्सिमम $2 बिलियन से उन्होंने नहीं किया। $2 बिलियन उनका जो है बरामदात थी हर महीने में, मंथ बाय मंथ। वो इस वक्त $3 अरब को वो कह रहे हैं हम क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि 50% तो ऑलरेडी आपका मंथ बाय मंथ इंक्रीज आ रहा है। मैं 2018, 19, 20 की नहीं बात कर रहा, एज ऑफ नाउ आज की बात करूं कि पहले तो मसाइल थे क्योंकि हमने इनहेरिट किए, अब आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा क्या? देखें, मैंने बहुत जगह पूछा, वाहिद हल हमारी रुपये की मजबूती का और डॉलर के नीचे आने का ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और उस तरफ हम जो है वो चल पड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कल अली मोहम्मद खान साहब प्राइम मिनिस्टर तरह से कहा कि आवाम तक कारकर्दगी जो है, तमाम तर जो मौशी या इक्तिसादी टीम है या दीगर गुजरा है, उनकी कारकर्दगी ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अभी जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है, और महंगाई को लेकर जितनी भी कारकर्दगी हो शायद वो किसी खाते में नहीं आती, क्योंकि जब पब्लिक को एक रिलीफ की कैफियत नहीं मिलती तो शायद जितना अच्छा भी मौशी इशारे बेहतर हो रहे हो, मौशी टीम बेहतर परफॉर्म करी हो, उसको सही तरीके से कन्वे नहीं किया जा सकता। तो ये जो हुकूमत के लिए महंगाई वाला चैलेंज है, इसको केटर करने के लिए मजीद क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक अभी तक सिर्फ महंगाई या चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हैं, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ों पे फोकस किए हुए कि ये सब महंगा मिल रहा है उन्हें। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने दोनों जगह, पार्लियामेंट्री पार्टी को भी और कैबिनेट दोनों को ये बताया है, जो इस हफ्ते पिछले हफ्ते उन्होंने फिगर्स दी हैं, आज वो सेनेट में जो है जो अमेंडमेंट बिल है वो भी पेश करेंगे, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल। तो उन्होंने ये कहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, 2, 3, 4 महीने के अंदर आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे जो ऑलरेडी आ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये कीमतें नीचे की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रोसेस होता है स्लो, और उसके इफेक्ट्स भी स्लो इसलिए होते हैं कि अगर कोई चीज $1 भी बढ़ती है तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली ये होता है कि वो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है कि इमीडिएटली कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। फिर पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड रहा है बदकिस्मती से कि कीमत जब कोई बढ़ा दें, अगर आप उस कमोडिटी की सरकारी तौर पर कीमतें कम भी कर दें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं अगर आप फरोश है वो उसको जल्दी कम नहीं करते। उसके लिए फिर हम अपनी मैजिस्ट्रियल जो हमारे इश्यूज हैं, जो गवर्निंग इश्यूज हैं, उसको मजीद बेहतर बनाएंगे ताकि जब प्राइसेस अपर लेवल पे कम हो, हुकूमत के लेवल पे जब उसकी प्राइसिंग कम हो और जो होना शुरू हुई है तो उसको फिर हम नीचे भी ट्रांसफर कर सकें ताकि ट्रिकल डाउन हो आवाम की तरफ। ठीक है अली भाई, शुरू से आप लोग एक बात करें कि हमने टैक्स कल्चर को बेहतर करना है और टैक्स रुझान को लेकर आना है, लोगों को मुसर करना है। वज़ीर आज़म अक्सर कहते रहते हैं कि वो लोग टैक्स दें,
पार्लियामेंटेरियंस ही टैक्स नहीं देते, मतलब, और इतना कम देते हैं। उस्मान बुज़दार साहब 2019 में आई थिंक इट वाज 5000 और समथिंग, एग्जैक्ट फिगर मेरे माइंड में नहीं है जी, 5 हज़ार जी उन्होंने, और 2000, और बिलावल साहब ने 5 लाख, इस तरह के टैक्सेस दिए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से खुशाइंद बात यह है कि उनका टैक्स और उनकी इनकम बढ़ गई है एज पर हिज रिटर्न जो उन्होंने फाइल किया है। तो ये जब पार्लियामेंटेरियंस ही टैक्स नहीं देंगे और चीफ मिनिस्टर ही टैक्स नहीं देगा या इतना कम देगा, तो और कौन देगा 60% पाकिस्तान के हिस्से में? इस पे क्या कहेंगे? 2-3 इसके एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो जो टैक्स के टारगेट्स हैं वो इस हुकूमत ने अपने अचीव किए हैं, वो बढ़ाए हैं, और अल्लाह ताला के करम से जो मैंने देखा कि जो हाईएस्ट मियां साहब के दौर में रेवेन्यू जनरेशन थी वो कोई 38,000 अरब तक वो टच किया था। हम 4,000 ऑलरेडी काफी टाइम हुआ क्रॉस कर चुके हैं। तो और टैक्स नेट भी बढ़ा है और कलेक्शन भी बढ़ी है। तो ये अभी अगर आप इस फाइनेंस बिल को देखें, आपकी जवाब की तरफ, सवाल की तरफ भी आता हूँ, सिर्फ एक बात रखूँ कि ये जो फाइनेंस अमेंडमेंट बिल है इसमें आपने देखा होगा 343 में से कोई 61 अरब वो हैं जो कि एक्टिवली वो पे करने पड़ेंगे, बाकी तो जितने हैं वो सारे रिफंड या एडजस्ट हो जाएंगे। और 61 में भी 59 अरब जो हैं वो तो हाईएस्ट जो इंपोर्ट गुड्स हैं वो जो एलीट क्लास यूज करती है, अपर क्लास यूज करती है, उस तरह की चीजों में है। 2 अरब डायरेक्ट अवाम पे, तो 343 में से 2 अरब मैक्सिमम जो है अवाम पे उसका असर आएगा, और उसको भी इंशाल्लाह हम उसको किसी ना किसी तरीके से उसको भी कवर कर लेंगे। अब आपने जो टैक्स की बात की है, देखें सबसे पहली चीज तो ये टैक्स अगर हम नहीं देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अब सबको देना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को भी देखना चाहिए, देना चाहिए। कुछ पार्लियामेंटेरियन इसमें 2 तरह के हैं। देखें, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई अर्निंग नहीं है। ऐसे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस को मैं जानता हूं जिनका गुजारा ही सिर्फ ये अपनी जो सैलरी उनको मिलती है जो कि 1.5-2 लाख या 2.5 लाख इस तरह के आगे पीछे है, उस पर उनका गुजारा है। अब उसमें सारा वो खर्चा करें। कुछ ऐसे हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, लेकिन वो जाहिर है उनकी फैमिलीज बिजनेस हैं। लेकिन इसमें असल जो चीज अभी सामने आई है, जो पिछली काबीना की मीटिंग में हमारे एक मोहतरम मेंबर ने बात की और बात उनकी सही भी थी। उन्होंने कहा कि जो हमारा टैक्स डायरेक्टरी है उसमें इनकम टैक्स तो शो होता है, लेकिन हम जो मुल्क को और टैक्स देते हैं, जैसे अगर फर्ज करें किसी शख्स की और इनकम नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरी ज़मीनें हैं, तो वो उस टैक्स डायरेक्टरी में उन्होंने गिला किया कि शो नहीं होती। हम वहाँ लाखों रुपए टैक्स दे देते हैं और यहाँ पे वो शो नहीं होती। तो इस दफ़ा उन्होंने मेरे ख्याल में इसका भी इंतजाम किया है कि जो ज़रूरी टैक्स कोई भी शख्स देता है, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो कोई भी हो, तो उसकी इनकम टैक्स के साथ ज़रूरी टैक्स भी शो हो, ताकि एक्चुअल पता लगे कि एक्चुअल टैक्स इस शख्स ने, मेंबर ने या आम आदमी ने दिया कितना है। तो इस बार जब इन्होंने ये एग्रीकल्चर भी उसमें शो किया है, क्योंकि अगर आप पीछे टैक्स देते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई भी हो, देते तो आप हुकूमत पाकिस्तान को ही है। तो ये जो खान साहब की भी बात चल रही है, मैं नहीं समझता उनकी कोई इंक्रीज इन एसेट्स हैं या कोई इनकम बहुत बड़ी इंक्रीज हुई है, बल्कि उनका तो शायद खर्चा बढ़ा भी है। शहबाज शरीफ से ज्यादा टैक्स इमरान खान साहब ने दिया है। शहबाज शरीफ से तो ज्यादा टैक्स मेरे ख्याल में 16 लाख उन्होंने जी इस बार जो उन्होंने मेरे ख्याल में इंक्लूड किया है, उनकी एग्रीकल्चर इनकम को भी शायद इंक्लूड किया होगा, क्योंकि खान साहब की तो बेसिक ज्यादा, ये तो अच्छी खासी इनकम है। खान साहब कहते हैं मेरी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, ये तो अच्छी खासी इनकम है जी, हमसे तो बहुत ही ज्यादा है, हमारा गुजारा अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आपका भी जो है, आपकी भी इनकम बढ़े। तो मेरी जो बात थी वो यही थी कि इस बार एग्रीकल्चर इनकम को भी ये बात की गई कि उसको भी शो किया जाए, ताकि एक्चुअल पिक्चर किसी भी शख्स के सामने आ सके कि वो इनकम टैक्स कितना दे रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स कितना दे रहा है और वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना। ठीक है चले, थैंक यू वेरी मच जी। अली मोहम्मद खान शुक्रिया। अलसुब आपने हमें ज्वाइन किया। टैक्सेशन की कुछ बात हम करे थे और आपके सामने है आज का अखबार, देख लें। कल वैसे हम चैनल्स पे भी आपको दिखा रहे थे कि किसने कितना टैक्स दिया, और थोड़ा सा बंदा परेशान हो ही जाता है। ये हमने ज्यादा टैक्स दिया, बस हम इस बात पर खुश होते रहते हैं। चलें जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक, जिन्हें अलमारूफ जुबैदा आपा के नाम से भी जाना जाता है। आज उनके मदाम की 4थी बरसी मना रहे हैं। नहायत नफीस तबीयत की मालिक और मशरकी रिवायत की बात की जाए, उनका जो अटायर है, उनकी गुफ्तगू है, वो सब बहुत ही नफीस खातून थी। 4 अप्रैल 1945 को पैदा हुई और जुबैदा आपा ने पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी के तौर पर जो शोहरत उसकी बुलंदियों को छुआ। 10 बहन भाइयों में से उनकी जो मारूफ, जिनको सब जानते भी हैं, मारूफ मुसन्निफा फातिमा सुरैया बजिया हों, अंदर मकसूद साहब हों, शायरा ज़हरा निगाह भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। और उनके जो बालों का अंदाज था बनाने का, ज्वेलरी, खूबसूरत लिबास, कांच की चूड़ियां। कभी हुई मुलाकात जुबैदा? हाँ, मेरी एक बार मुलाकात हुई थी कराची के अंदर, लेकिन स्टिल जो उनका एक ओवरऑल जो उनकी पर्सनालिटी थी वो बड़ा जबरदस्त। साथ साथ एक चीज आप भूल गई ना, वो उनके टोटके थे। ओह यस, मैं भूली नहीं। जिससे मीम्स भी बहुत बनती थी और मशहूर भी बहुत थे। आई डोंट नो वो काम करते थे
थे, यानी वो खवातीन बता सकती हैं। अच्छा, काम करते थे। इफेक्टिव। ओके, सो जुबैदा आपा के जो टोटके हैं वो बड़े मशहूर थे, तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी और अपनी इस फ़न के अंदर शायद वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने अपना नाम उमूर खानादारी में बनाया। खवातीन के लिए ज़बरदस्त एक इंस्पिरेशन भी थी लिखी उन्होंने, और नई जो नौ बेहाता खवातीन है उनको बड़े मशवरे भी देती थी कि घर ऐसे चलाओगी तो ठीक रहोगी। तो हम आज उनको याद करें, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। और इस पॉइंट के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम वैसे भी डिस्कस कर रहे थे और बहुत ही खतरनाक सूरत हाल कोविड की दोबारा से होने जा रही है, लेकिन हम आपको कई दिनों से बताना शुरू हो गए थे कि इस वक्त जो कोविड सिचुएशन है दैट इज़ गेटिंग वर्स्ट। और अभी हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं। इसमें जो 5वीं लहर है उसका न सिर्फ आगाज़ हुआ है बल्कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शहर मुतासिर हैं उसमें कराची इज़ ऑन टॉप ऑफ द लाइन, जहाँ इस वक्त जो कोविड के मस्बत केसेस की शरह है वो एकदम से 2 से सर्च करके 6% पे पहुँच गई है। और माहिरीन सेहत इस वक्त ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कराची के बाद जो अगला नंबर है वो लाहौर का होगा, जहाँ पे ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ सकते हैं। जबकि इस्लामाबाद में भी वो भी कुछ खास दूर नहीं है, ओमिक्रॉन की जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो शुरू हो चुकी है। केसेस रोकने के लिए सख्त इक़दामात की इस वक्त ज़रूरत यकीनी तौर पर है। और कोरोना केसेस बढ़ने से जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें मरीजों की तादाद भी ओबियसली बढ़ेगी। और अगर इस बारे में अभी कुछ नहीं किया जाएगा तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। और ये भी कहा नहीं जा सकता कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, NCOC ने तो मुल्क में कोरोना की जो 5वीं लहर है उसकी तस्दीक करते हुए वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम लेने का भी फैसला किया और सूबों को हिदायत की है कि वैक्सीनेशन के मुतालिक जो टारगेट्स हैं उनको जल्द से जल्द अचीव किया जाए ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। इसी हवाले से भी हम बात भी करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। ऑब्वियसली कराची के हवाले से हम बात करें जहाँ पे एकदम से जो रेशो है उसमें बहुत चुकेले इजाफा हुआ है, 2 से 6% तक हो गई है। क्या सिचुएशन है अभी कराची के हवाले से हम जानना चाहेंगे। हॉस्पिटल्स में जो केसेस आ रहे हैं या ओवरऑल इसकी सिवियरिटी के हवाले से हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। वालेकुम सलाम। सो बिल्कुल कराची में पॉजिटिविटी की शरह बहुत तेज़ से बढ़ी है, बल्कि अगर हम अस्पताल की भी देखें तो ओवर द लास्ट वीक और सो तो ये एकदम से बिल्कुल स्काई रॉकेट किया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक अस्पताल पे दबाव बहुत ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटल्स पे एडमिशन भी ज़्यादा नहीं है, बट अभी बहुत जल्दी है कहना, बिकॉज जैसे आपको मालूम है एक दफ़ा कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन वो यूजुअली हफ्ते 10 दिन बाद ही होती है। तो आई गेस नेक्स्ट दिन अगले हफ्ते देखने की जरूरत है कि क्या होता है। तो डॉक्टर फैसल पोटेंशियली अब जो हमारे को 37% हमारी जो पॉपुलेशन है आई हर्ड कि वो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुई है, जो पोटेंशियली जिनको लगनी चाहिए वैक्सीन अभी उनके अंदर, तो वो नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमें पहले 4 वेरिएंट्स जो इंतहाई खतरनाक थे जिसमें हमारे हज़ारों लोग इंतकाल कर गए, उन्होंने अगर उन लोगों पे असर नहीं किया तो शायद ये वेरिएंट भी इतना उनको डराएगा नहीं, ऐसा लगता है। तो इसके लिए फिर इक़दामात क्या होंगे? हुकूमत क्या किसी इंतहाई हद तक जाए? क्या करें हम कि ये लोग वैक्सीनेशन की तरफ आए? बूस्टर की बात तो हम बाद में करते हैं। सी बिकॉज चक्कर ये है कि वैक्सीनेशन हमारा वाहिद तरीका नहीं है इससे बचने के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बचने के लिए एक ही वन ऑफ मेनी तरीके हैं। हम बार बार भूल जाते हैं कि वैक्सीनेशन के साथ साथ अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, लोगों से दूर नहीं रहेंगे, तो ये वायरस फिर भी लगने के चांसेस हैं। वैक्सीनेशन आपको 100% नहीं बचाता। जो लोग जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो तो बहुत ही ज्यादा रिस्क पे हैं कि उनको ये इन्फेक्शन होगा, और ऑब्वियसली जिन्हें लगाई है बूस्टर की बात आगे करेंगे, वो भी एट दिस पॉइंट रिस्क है कि उनको इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर फैसल, जो भी हम आपसे ऑब्वियसली थोड़ा सा आइडिया होगा स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है, क्या ऑलरेडी वो कोविड को कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे या उन लोगों को ये कोविड की जो कह रहे इस नए वेरिएंट ने ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट किया जिनको ऑलरेडी नहीं हुआ था, या जिस तरह से वो इस तमाम तर कोविड की किसी भी वेरिएंट से सेफ रहे हैं? तो थोड़ा सा मिक्स्ड है। हमने ऐसे भी लोग देखे जिनको ये सेकंड इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे भी देखे जिनको बूस्टर के बावजूद इन्फेक्शन हुआ है। तो मिक्स्ड। ये जरूर है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है पहले, जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो सबसे ज्यादा रिस्क के ऊपर है। जिनको वैक्सीन लगी उनका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनका रिस्क भी थोड़ा सा और कम होता है। अलबत्ता ये जरूर है कि जिनको इन्फेक्शन हो चुका है पहले, उनके अंदर ये वाला वायरस दोबारा इन्फेक्शन कर सकता है। हमने शुरू में जब कोविड के खिलाफ हमने फाइट शुरू की थी तो सबसे पहले हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स आगे थे, डॉक्टर्स या हेल्थ स्टाफ जो था, पैरामेडिक्स जो थे वो आगे थे, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा
ज़्यादा इनिशियली नुकसान, जानी नुकसान भी इनिशियली इसी शोबे का हुआ था। अब हम चूंकि थोड़े रिलैक्स हो गए तो हमने विद द टाइम देखा है कि ये शोबा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कोविड SOPs को लेकर। अब हॉस्पिटल्स की जिस तरह की सिचुएशन है, आप खुद एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और दीगर हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन रहता है आपकी कम्युनिटी में। अब इस कम्युनिटी में किस हद तक ये अवेयरनेस पाई जाती है और क्या हम दोबारा से उन्हीं स्ट्रिक्ट SOPs के ऊपर हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स वापस आ चुके हैं जिसके बाद ऑब्वियसली वो मरीजों को केटर कर पाएंगे? बिल्कुल। सो जैसे कि मैं अपने अस्पताल की बात करूं तो हमारे पास भी अब चूंकि रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, तो हमने अपने SOPs को दोबारा से स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया और दीगर अस्पताल भी अब यही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कोविड के जो बिस्तर हैं वो ऑब्वियसली कम हो गए थे, वो हमने कम कर दिए थे, तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो उसको वो एक्सपेंशन भी दोबारा शुरू हो जाएगी अगर जरूरत पड़ती है। आपका अपना क्या एनालिसिस है कि ये नंबर बढ़ सकते हैं और अगर बढ़ सकते हैं तो किस हद तक बढ़ सकते हैं? क्या बहुत खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं? तो कोविड के बारे में प्रेडिक्शन करना आई रियलाइज 2 सालों के अंदर थोड़ा सा ये मुश्किल है, मगर ये जरूर है कि नंबर्स तो बढ़ेंगे फॉर श्योर, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे एक तो SOPs बहुत रिलैक्स थे, ऊपर से ये सर्दियों के जमाने के अंदर वैसे वायरस ज्यादा फैलता है, उसके ऊपर ये कि इन सर्दियों के अंदर दावतें शादियां बहुत ज्यादा हुई हैं, ऊपर से जो वैक्सीनेशन थी उसको भी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे और ये वायरस बहुत तेज से फैलता है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्टॉर्म है कि वायरस बहुत तेज से फैलेगा अगर अभी एहतियात ना की गई। डॉक्टर फैसल, बूस्टर डोज के हवाले से मैकेनिज्म हम चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों को बता दें कि किन लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए, किस तरह से लगेगी, 1 डोज होगी, 2 डोजेज होंगी, इस हवाले से थोड़ा क्लियर कीजिएगा। तो एट दिस पॉइंट बहुत आसान है, जिनको वैक्सीन 6 महीने से ऊपर हो गए वैक्सीन लगे हुए, तो वो उनको एक ही डोज लगेगी, और आइडियली ऐसी वैक्सीन की जो उनको पहले नहीं लगी थी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन पहले वाले से, और अब तो बूस्टर सभी के लिए खुल गया है प्रीटी मच, तो जो भी हैं जिनको 6 महीने से ऊपर हो गए वो जाके एटलीस्ट 1 डोज अपनी लगवा लें किसी और वैक्सीन से, वही वाली नहीं जो पहले लगी थी। अच्छा, एक हमारा थोड़ा सा प्लस ये होता है कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो वो पहले पाकिस्तान में नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह पहले किसी दूसरे मुल्क के अंदर आता है, तो मेडिकली बड़ी हेल्प हो जाती है आप जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये देखते हुए कि इस वायरस का बिहेवियर क्या है, ये म्यूटेट कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसको देखते हुए जो इस वक्त इंटरनेशनली खासतौर पर अमेरिका की या UK वगैरह की जो सिचुएशन है वहाँ पे ये ज़्यादा फैला है या अफ्रीका के अंदर, तो उसको भी हेल्थ प्रोफेशनल आप कैसे देखते हैं और उसके लिए क्या रेमेडीज़, क्या मेजर्स अभी तक हमें ले लेने चाहिए या हम ले चुके हैं उनके केसेस को देखते हुए? अच्छी बात ये जो हमको पता लगी है कि इस वेरिएंट का ट्रीटमेंट जो है वो प्रीटी मच वही है जो कि पुराने जो वेरिएंट्स थे, तो इलाज में कोई फर्क नहीं है, और ये भी है कि अगर कोई मरीज आता तो हम देख के नहीं बता सकते कौन सा वेरिएंट है, क्या डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, और ये जो टेस्ट है ये रूटीन में नहीं होता, तो ट्रीटमेंट जो उसकी बिल्कुल वही है, और बचाव का तरीका भी बिल्कुल वही है जो पुराने वेरिएंट्स के साथ है। स्कूल्स हमारे खुल चुके हैं, बच्चे हमारे स्कूल्स जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए कोई खास एहतियाती तदाबीर खासतौर पे मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आर यू सजेस्टिंग? नहीं, नथिंग फ्रॉम द मेडिकेशन स्टैंड पॉइंट। जो बच्चे वैक्सीन लगा सकते हैं प्लीज वो अपनी वैक्सीनेशन फटाफट कंप्लीट कर लें। कीप इन माइंड कि वैक्सीनेशन एक दफा आप करते हैं तो उसको असर होने में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, तो यानी कि इस वेव के लिए हम शायद थोड़े सा लेट हैं, मगर वैक्सीन लगा लें क्योंकि जैसे उनको पता है जो ये वेव्स होते हैं वो तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चलते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मेरा उन उम्र रसीदा अफराद के लिए है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, वो वल्नरेबल तो डेफिनेटली हम मुसलसल कहते हैं कि वो उनको ज़रूर बचा के रखना है, इससे उनके लिए ज़्यादा लाजमी है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम बूस्टर्स की बात करें तो उनके लिए क्या हिदायत हैं डॉक्टर साहब, जो उम्र में ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का शिकार हैं? तो वही बात जो पहले डर था, अब हमको पता है कि ये मसला नहीं है, कि जिनके अंदर दूसरे मेडिकल मसले, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दूसरी बीमारी, फालेजी वाले जो भी मरीज हैं, उनके अंदर वैक्सीन ना सिर्फ सेफ है मगर निहायत जरूरी है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो किसको हम पहले बूस्टर फटाफट लगाएं, वो यही लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनके दूसरे मेडिकल मसले, क्योंकि इनके अंदर कोविड जो है वो ज्यादा शदीद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया। कोविड के हवाले से हम बात कर रहे थे, ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो कराची या सिंध में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अगला नंबर लाहौर का भी आ सकता है, तो हमें एहतियात की ज़रूरत है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें, जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गया वो बूस्टर डोज लगवा लें, और खुदा का नाम कोशिश करें शादियों में ना जाएं या एहतियात कर लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो।
गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत को सार्क सरबराही इजलास में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि भारत को इस्लामाबाद में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर कोई मसला है तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअली वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक हो जाएं। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि अगर भारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करता तो कम अज़ कम वो दूसरे ममालिक को मना तो ना करे। ये भी पाकिस्तान ने कल मौक़िफ़ लिया। सार्क सरबराही इजलास 16 नवंबर को इस्लामाबाद में होना था, ताहम भारत ने इस में शिरकत से इनकार कर दिया था, जिसके बायस जो सार्क कॉन्फ्रेंस है उससे मुलतवी करना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ चले हम लाइन पे लेते हैं, थोड़ी देर के बाद कोशिश करेंगे अगर हमारी बात हो जाए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब से और उनका मौक़िफ़ ले ले हुकूमत पाकिस्तान का। बहरहाल ये मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब कल जो स्टेटमेंट दी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एक तो उन्होंने पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स है उसके बढ़ने की बात की, पाकिस्तान चीन के जो तजाल्लुकात हैं उसके हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम इसी हवाले से बात करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह भी ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस का मामला है, ऐसा कौन सा मसला है जो सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर ला रहा है जिससे भारत गुरेज़ा है पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से, या महज इसकी वजह यह है कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है इसलिए? देखिए, सार्क का जो सरबराही इजलास है उसकी मेजबानी अब पाकिस्तान के हिस्से में आई थी और पाकिस्तान उसकी मेजबानी के लिए तैयार है। हम बारहा कह चुके हैं कि सार्क एक अहम फोरम है जो कि इस रीजन की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंट्रा रीजनल ट्रेड के फरोग के लिए कारआमद साबित हो सकता है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए किरदार अदा कर सकता है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए ये एक अहम फोरम है। अब पाकिस्तान इस फोरम को आगे लेकर चलना चाहता है। हिंदुस्तान इस वक्त अपनी हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है और उसकी हट धर्मी से ये जो फोरम है सार्क का, उसने उसको डिसफंक्शनल करके रख दिया है, बेमानी करके रख दिया है। अब दीगर जो ममालिक हैं सार्क के, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस फोरम की अहमियत और अफादियत से उसको समझते हैं और आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए रुकावट बना हुआ है। तो मैंने ये एक तजवीज़ पेश की है जब सेक्रेटरी जनरल सार्क यहाँ आए थे, ये एक अहम फोरम है और हिंदुस्तान को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। जितने ममालिक हैं वो इस फोरम की अहमियत को समझते हैं। अब अगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान आने में दिक्कत है तो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का सहारा ले लें, ना आए। अगर इस्लामाबाद आने में उनको कोई दिक्कत है तो ना तशरीफ लाएं, लेकिन इस फोरम को बेमानी ना करें। और जो ममालिक आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको मत रोके, उनको आने दे ताकि इस खित्ते को हिंदुस्तान की वजह से नुकसान ना हो। ठीक है शाह साहब, ये जो आपने वर्चुअल शिरकत की दावत दी है, क्या ये सिफारती में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत को कहा है या आपने जो मीडिया में अपने ख्याल का इजहार किया? देखिए, बाकायदा तो नहीं कहा। इस वक्त हिंदुस्तान के साथ तो हमारे कोई रवाबित नहीं है, हमारी कोई डायरेक्ट उनके साथ मरासला या गुफ्तगू का सिलसिला तो नहीं है। जो मकबूजा कश्मीर में वो खून की होली खेल रहे हैं उसको सामने रखते हुए हमारी कोई गुफ्तगू उनके साथ नहीं है। एक सार्क का फोरम है और सेक्रेटरी जनरल सार्क को मैंने ये सजेस्ट किया था क्योंकि वो भी परेशान थे कि इस फोरम को हम आगे लेके कैसे चले। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक रास्ता निकाला और आपने एक तजवीज दी है वो फाल करने के लिए, एक सजेशन उनको फ्लोट की है। अब ये सेक्रेटरी जनरल सार्क और दीगर ममालिक को सोचना है कि क्या वो इसी तरह इस सारे फोरम को मुअत्तल रखना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, मुअत्तल करना चाहते हैं। ठीक है, तालिबान के साथ जो हमारा मामला है, कल की आपकी स्टेटमेंट के अंदर आपने उस 5 अरब का भी जिक्र किया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुश्किल वक्त में दिए, 80,000 उन अफराद के इनखिला का भी जिक्र किया जिसमें पाकिस्तान ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हेल्प आउट किया और अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन ही है और पाकिस्तान पिछली कई दिहाइयों से ये कर रहा है अफगानिस्तान के लिए। और तालिबान को भी समहाउ हमने इखलाकी तौर पर उनको एक कवर दिया है, जो इतना बड़ा इवेंट हमने पाकिस्तान में करवाया मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाकर।
इसके बावजूद तालिबान का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और बड़ी तनकीद हो रही है इसके ऊपर कि हमने शायद गलत ट्रस्ट किया इस लीडरशिप के ऊपर। कल आपने थोड़ी वजाहत इसकी की, मैं चाहता हूँ इस फोरम के ऊपर भी आप इसकी वजाहत करें। अब आपका एजेंडा क्या होगा, आपकी क्या बात हुई हुकूमत पाकिस्तान की तालिबान के साथ जो वो बाढ़ हटा रहे हैं हमारी सरहद से? देखिए, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम वहाँ बेहतरी चाहते हैं, हम उनके यहाँ अमन देखना चाहते हैं, हम खुशहाली देखना चाहते हैं, हम इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार पड़ोसी के तहत जो कर सकता है हमने किया। वहाँ अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा था तो हमने दुनिया की तवज्जो वहाँ मौसूल कराई। वहाँ इकोनॉमिक कलैप्स जो है हमने दुनिया को बाखबर किया कि किसी के मफाद में नहीं है। ट्रेड के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की और जो हम कर सकते हैं हमारा फर्ज बनता है, हमारा इस्लाही फर्ज भी बनता है, हमारा दीनी फर्ज भी बनता है कि हम अपने भाइयों की मदद, बहनों की मदद करें। अब देखिए, दो ममालिक जब होते हैं उनमें मुख्तलिफ इशूज पर आरा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर हम गुफ्तगू शुनीद से कोई इशू भी खड़ा होता है, हमारे पास फोरम मौजूद है, हमारे रवाबित है, हमारा एतमाद है, हम बात करेंगे और बात को सुलझाएंगे इंशाअल्लाह। किस हद तक इम्कान इसका मौजूद है कि अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील होगा इस मामले पे, क्योंकि मौक़िफ़ उनका बड़ा सख्त है उनके बयानात के मुताबिक? देखिए, अर्ज ये है, देखना है कि पाकिस्तान जो कोई कदम उठा रहा है उससे फायदा है या नुकसान है। हम जो कदम उठा रहे हैं वो बॉर्डर को रेगुलेट करने के लिए उठा रहे हैं। हम चाहते हैं, बॉर्डर की फेंसिंग क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि ऐसे अनासिर हमारे यहाँ से उधर और उनके यहाँ से इधर ना आए जो हमारे मुल्क में हमारी सरजमीन को या अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करें दहशतगर्दी के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी दो तरफा तजारत फरोग पाए। जो स्मगलिंग के आदी हैं वो नहीं चाहेंगे, वो बिल्कुल ऐसे रास्तों में, रेगुलेशन के रास्तों में रुकावट डालेंगे। तो हम अपने हदूद के अंदर रहते हुए और बाहमी मशावरत से एक चीज को आगे लेके जाते हैं जिससे कि अफगानिस्तान को भी फायदा होता है और पाकिस्तान को भी फायदा होता है। तो इस पर मिल बैठकर मामले को गुफ्तगू से हल करने के हालात मौजूद है। ठीक है, राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप सुन रहे थे पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत के हवाले से भी और अफगानिस्तान के हवाले से भी, तालिबान हुकूमत के हवाले से भी। इस पर आपको अपने बुलेटिन में भी मज़ीद आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, खेल क्रिकेट की। और इस वक्त क्रिकेट दुनिया भर में मकबूल खेल बन चुका है। इस खेल की मकबूलियत अमेरिका में बढ़ाने के लिए एक पाकिस्तानी निज़ाद जो अमेरिकन बिजनेसमैन है तनवीर अहमद साहब, वो बहुत सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। तनवीर अहमद साहब 2018 से जो अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन है उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। इस वक्त वो हमें ज्वाइन करें, जी बिल्कुल, उन्हीं से बात करते हैं कि अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ का ख्याल उनके जहन में कैसे आया। तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में क्रिकेट का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है, दो कि अब अमेरिका उस जानिब आ रहा है और आने वाले वक्त में आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है अमेरिका के अंडर 19 के हवाले से इन्होंने इनवाइट किया है। हाँ, तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया सबसे पहले, एंड व्हाई यू वांट टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। काफी जैसे कि आपने जिक्र किया कि अमेरिका में काफी क्रिकेट को फरोग मिल रहा है। एक्चुअली जस्ट टू शेयर विद यू, अमेरिका में क्रिकेट पिछले ऑलमोस्ट 200 साल से खेली जा रही है लेकिन इसको कोई फरोग नहीं मिला। अब किसी ना किसी ने तो बेड़ा उठाना था, तो मैंने कोशिश यही की कि किसी तरीके से इसको आगे लेके चला जाए। अभी काफी सारी सरगर्मियां जो मंजर आम पे आ रही हैं। आई एम प्राउड टू शेयर कि मैं एक वाहद पाकिस्तानी हूँ जो इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे कि आपने जिक्र किया कि ह्यूस्टन में जो सबसे बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी तक हमने 6 ग्राउंड्स बना लिए हैं और इसके साथ अभी होटल की जो कंस्ट्रक्शन है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ अप्रैल तक वो भी शुरू हो जाएगी और उसके साथ हम पवेलियन भी बनाना शुरू कर देंगे।
ज़बरदस्त। तमीज़ साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अमेरिका में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के हवाले से आप ऑन एंड ऑफ इस तरह के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें आप पाकिस्तानी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को या प्रेजेंट्स को बुलाकर वहाँ पे एक अवेयरनेस वाला एक मामला करते हैं। पिछले दिनों भी आपने एक इवेंट करवाया, लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेट की मकबूलियत के हवाले से और स्पेसिफिकली अगर अमेरिका या ह्यूस्टन की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूस्टन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट लेवल देखते हुए और आपने चूँकि पाकिस्तान से भी अंडर-19 टीम को इनवाइट किया, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, मेरी कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से ना अमेरिका को मंजर आम पे लेके आया जाए। जिस तरह के अभी कोविड चल रहा है, पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड टीम जो थी वो नहीं खेल सकी। काफी सारे और ममालिक जो पाकिस्तान में आके खेलना चाहते थे कोविड की वजह से नहीं खेल सके। रिसेंटली अभी आयरलैंड की टीम एक आई थी, उनके साथ उनकी अंडर-19 टीम भी आनी थी ताकि हम जो बच्चों को लेके एक प्लान बनाया हुआ है ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट करने का, उसके लिए जो कोशिश की जा रही है वो नहीं हो सकी। और मेरी तो अभी पीसीबी से यही एक दिल से गुजारिश है कि वो मेरी एक ये रिक्वेस्ट माने और पाकिस्तान की जो अंडर-19 टीम है उनको यूएस के लिए इजाजत दें ताकि यूएस में जाके वो खेल सके। अगर वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन तनवीर साहब, आपके जहन में मॉडल क्या है जो आप अमेरिका में लेके चल रहे हैं? उनकी अपनी टीम इतनी इफेक्टिव है नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी उनका इतना नहीं हो रहा, 6 ग्राउंड्स आप वहाँ पे बना रहे हैं, तो आपके जहन में मॉडल क्या है? और ना ही अमेरिका या ह्यूस्टन को ऐसा न्यूट्रल वेन्यू है दुबई की तरह कि जहाँ पे क्रिकेट खेली जा सके, बाकी टीम आके खेल सके, तो व्हाट इज द मॉडल दैट एक्चुअली यू आर फॉलोइंग? क्रिकेट होगी कैसे वहाँ पे? सर, क्रिकेट जो है ना, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्रिकेट का जो मॉडल है, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन ये किया था कि वहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसके पहला यही है कि हम किस तरीके से अंडर-19 क्रिकेट को प्रमोट करें। इसके बाद हमने जो लास्ट ईयर माइनर लीग जो थी ना इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान का अगर मॉडल देखें तो उसमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, पैटर्न ट्रॉफी है। अब 2023 में हम मेजर लीग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट टू पीएसएल हो गया या आईपीएल लेवल पे हो गया। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि 2024 में जो T20 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें 35% गेम्स जो है वो यूएस में मुनक्किद होंगी और जो 65 रिमेनिंग गेम्स है वो वेस्ट इंडीज में होंगी। तो 35 गेम्स अगर देखेंगे तो उसमें काफी सारी गेम जो है इंशाल्लाह वो ह्यूस्टन में भी मुनक्किद होंगी। ठीक हो गया, ठीक। तो उस चीज को अगर देखा जाए, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने खुद भी कहा कि आप वहाँ पर ये ग्राउंड्स बना रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ क्या ये आप अपने ओन पर करें या अमेरिका की कोई मैनेजमेंट, कोई वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ या लोकल गवर्नमेंट एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए इन्वॉल्व हैं आपके साथ, या आप अपने ओन पर कर रहे हैं सब कुछ? जी, फिलहाल तो ये मैं अपने ओन पे ही कर रहा हूँ। ये मेरा एक पैशन था कि जब बचपन में हम क्रिकेट ही खेलते थे, तो अभी अगर अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि इस चीज़ को अगर फरोग दिया जा सके, सो दिस इज आई एम ट्राइंग टू लीव अ लिटिल लेगेसी बिहाइंड इट। बहुत सारी मुश्किलात अभी हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए। अब एक गवर्निंग बॉडी वहाँ पे बन गई है जिसको हमने ना अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज के नाम से रजिस्टर्ड किया। वो आईसीसी लेवल पे भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अच्छा। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अगले 2 साल तक हम अमेरिका में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको भी इंट्रोड्यूस। और वैसे आखिर में ये बता दीजिए, क्या अमेरिका में क्रिकेट बोर्ड की तरह का कोई इदारा है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी है जो इसको रेगुलेट करती है? जी बिल्कुल है। उसका जो यूएस क्रिकेट बोर्ड है, जो कि मैंने आज आपसे एक लेटर भी शेयर किया है, वो अमेरिका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसी ने इशू किया। उन्होंने ही एक रिक्वेस्ट भेजी है कि किस तरीके से। तनवीर भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। आपके इरादे अच्छे हैं, क्रिकेट का फरोग आप चाहते हैं, सिंस एज यू सेड दैट यू जस्ट वांट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। वेरी गुड आइडिया, और अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हो। क्रिकेट इट्स एन एंटरटेनिंग गेम, और क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब वो बढ़ती है तो कौमें हेल्दी होती हैं। अमेरिकन वैसे ऑलरेडी बड़े हेल्दी हैं, दे शुड प्ले क्रिकेट एज वेल। थोड़ा सा उनको ये वाला भी टेस्ट आना चाहिए कि क्रिकेट कैसे होती है। क्रिकेट की बात हो रही है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से बता रही हैं कि इसकी क्या यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जाती है, ओवरऑल उसकी सैर करा रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब भी तिबी तालीम का जिक्र होता है तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम जहन में आता है। 1860 में कायम होने वाला लाहौर मेडिकल स्कूल किस तरह किंग एडवर्ड कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ, आइए जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमें सेगमेंट में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, यू आर विजिटिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो सर हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी कामयाबी के सफ़र के बारे में। इतने बड़े इदारे के आप वाइस चांसलर हैं, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। देखिए जी, इसमें आई फील वेरी हम्बल्ड दैट आई हैव गॉट अ विलेज बैकग्राउंड। मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन का एक विलेज है जिसका नाम वाड़ा आलमशाह है। अच्छा। वहाँ से फिर मंडी बहाउद्दीन से मेरी सारी स्कूलिंग थी, प्राइमरी और हाई। एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम सन ऑफ ए स्कूल टीचर। मेरे फादर हेड मास्टर थे वहाँ के। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, देन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और फिर मेरी टोटल जो ट्रेनिंग है वो म्यू की, किंग एडवर्ड की जी। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पाकिस्तानी क्वालिफ़िकेशन है। इस लोकल क्वालिफ़िकेशन के साथ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में मैं एज ए काउंसलर इलेक्ट हुआ इन 2007, और अभी तक कॉलेज की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें मैं हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी नाउ आई एम द फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन, सार्क रीजन की फेलोशिप मेरे पास है। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं पहला रेगुलर वाइस चांसलर बना, और मुझे मौका तो कम मिला लेकिन आई वॉज एबल टू इशू रिजॉल्व सम ऑफ द इशू। PMDC से रिलेटेड थे, हायर एजुकेशन के से रिलेटेड थे। तो अराउंड 40 पीपल दे अपीयर इन द इंटरव्यू ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड माइन वाज नंबर 1। सो 14 जून 2018 से आई एम द रेगुलर वाइस चांसलर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसी सफ़र के दौरान अल्लाह ने मुझे ये भी एजाज़ दिया कि आई वॉज अवार्डेड तमग़ा इम्तियाज़ इन 2013। एक इनोवेटिव मॉनिटरिंग सिस्टम हम लेके आए, ई-लॉग सिस्टम। और फिर अभी 23 मार्च लास्ट ईयर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी अल्लाह ने मुझे अवार्ड नवाजा। मैं ये समझता हूँ इन तमाम चीज़ों में अल्लाह का कर्म ये पहला, और अल्लाह के कर्म के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। सर, अगर हम बात करें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, अगर स्टार्ट से चले जाएं तो एक लाहौर मेडिकल स्कूल हुआ करता था 1860 में ब्रिटिश राज में। कैसे इसका क़याम अमल में आया? देखिए जी, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड विद द नेम ऑफ लाहौर मेडिकल स्कूल इन 1860, और वो इस जगह पे नहीं थी, वो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है उस जगह पे थी। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज 1864 में बना, तो फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ से शिफ्ट हुई, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज 1911 में बना एडवर्ड 7 के नाम पे, उसका जो वाइस राय थे। और फिर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में एलिवेट हुआ 2005 में। तो ये इसकी जो तरक्की का सफ़र है। इनिशियली हमारे पास स्टूडेंट्स अराउंड 50 थे, बतदरीज ये बढ़ते गए, अब 315 के करीब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है कि हमने जो 161 साला सफ़र है ये मुकम्मल किया। सर, मैं जानना चाहूँगी, अगर फिर से थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हिजरत के वक्त जब मुसलमान आए इंडिया से, तो उस वक्त मेयो हस्पताल और इसका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का इलाज मुआलजे में क्या अहम किरदार था? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मुआलिज थे कर्नल इलाही बख्श, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले प्रिंसिपल थे। हाँ जी, और आखिर वक्त तक उनके मुआलिज रहे। तो एक तो बानिए पाकिस्तान के मुआलिज होना, दैट इज़ द ऑनर ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। दूसरा, पाकिस्तान बनने में यहाँ के जितने मेडिकल स्टूडेंट्स थे और डॉक्टर्स थे, कैंप्स में जाके इलाज मुआलजा में इन्वॉल्व रहे, और जब भी क्राइसिस आया फ्रंट सफ़ों में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ थे। सर, क्या किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बाहर से भी पढ़ने आते हैं? तकरीबन 45 कंट्रीज़ के करीब जो है वो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल करते हैं। इसमें सार्क रीजन भी है, इसमें मिडिल ईस्ट भी है, और डेवलप्ड वर्ल्ड भी है। सर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, और अगर स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कौन कौन सी सहूलियात यहाँ मौजूद हैं? यूनिवर्सिटी में नॉलेज, इनोवेशन और रिसर्च तमाम चीज़ें होती हैं। तो जब से यूनिवर्सिटी बनी है तो इसमें एकेडमिक और रिसर्च के फ्रंट पे तरक्की हुई, और किंग एडवर्ड के साथ नए हमारे इंस्टीट्यूशन अटैच हुए, जिसमें कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम
आई के टेक्नीशियंस तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हमारा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो पहले स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो पहले स्कूल ऑफ नर्सिंग था, इसी तरीके से अलाइड हेल्थ साइंसेज की तकरीबन 2 डजन्स के करीब हमारे पास स्पेशलिटी हैं जिनमें हम बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है वो MBBS प्रोग्राम है। और इस वक्त जो हमारी एलुमनाई की तादाद है जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तकरीबन 18,000 के करीब हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो इसका अपने प्रोग्राम है उसमें MS, MD, MDS, MPhil और PhD प्रोग्राम, माशाल्लाह हम तमाम प्रोग्राम में हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उसको इवेलुएट भी कर रहे हैं, इम्तिहान भी ले रहे हैं। इसी तरीके से कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का जो प्रोग्राम है उनसे भी हमारी कोलैबोरेशन और अटैचमेंट है। तो तकरीबन 1500 प्लस हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं और इसमें ये बहुत एक वसी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ 7 अस्पताल अटैच्ड हैं। म्यू पहला अस्पताल है जो सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके साथ ख्वातीन के लिए लेडी विलिंगडन, लेडी एचसन है, फिर मियां मुंशी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल, कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल। तो ये 7 अस्पताल और ये यूनिवर्सिटी मिलके कोशिश करती है पेशेंट की खिदमत करने की। ज़बरदस्त। सर, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर कहाँ खड़ी है? इसमें वी आर अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट में एक अच्छे अंदाज में हमारी जो फैकल्टी है इसने सर्विस डिलीवरी की और कुछ इनोवेशंस लेके आए। उसमें एक इनोवेशन जो है वो टेली मेडिसिन की इनोवेशन है। जी बिल्कुल। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक नाम है, फेम है इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। सर, आपने टेली मेडिसिन की बात की तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, इसके बारे में बता दें। ये 20 मार्च 2020 की बात है जब गवर्नर पंजाब जो कि हमारे चांसलर भी हैं चौधरी मोहम्मद सरवर और गवर्नमेंट पंजाब का भी इंस्ट्रक्शन थी कि कोविड में पेशेंट के लिए कोई इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और गवर्नर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी कि तमाम यूनिवर्सिटी टेली कोरोना हेल्प डेस्क कायम करें। तो हमने आगाज़ किया 24/7 टेली कोरोना हेल्प डेस्क का। हमारे डॉक्टर 24/7 अवेलेबल थे। फिर एक वक्त आ गया कि 12 जून को म्यू में 400 प्लस पॉजिटिव पेशेंट थे। आउटडोर हमें क्लोज करना पड़ा। अब जब आउटडोर क्लोज हुआ तो हमने कहा कि लोग घर बैठे हैं, इनको तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमने फिर टेली आउटडोर एस्टेब्लिश किया जो आपने देखा कि 16 डेस्क 20 मार्च से आज तक सस्टेन कर रहे हैं। इसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, ENT है, आई है, गायनी है, पल्मोनोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी। और मैं ये चाहूँगा इन तमाम के नंबर आप पब्लिक से शेयर करें। हमारे डॉक्टर 8 से 2 बजे तक अवेलेबल हैं। सर, जो इस इदारे के एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस इदारे के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे के लिए उसकी एलुमनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारी एलुमनाई मुल्क और इदारे की एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। अभी हम हो के आए हैं कि फतेह शहजाद जो केमकाना के करंट प्रेसिडेंट हैं वो काउंसलिंग पे वर्कशॉप करा रहे हैं। एनुअल सिंपोजियम हमारा ऑन है इस वक्त। 45 डिफरेंट वर्कशॉप हुई हैं जिसमें हमारे एक्स प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट प्रोफेसर असलम, फतेह शहजाद ये खुद तशरीफ लाए। सर, कोविड में इस इदारे की क्या खिदमात रही हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से इनको बैलेंस किया जाता है साथ साथ? देखिए जी, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कोविड में सर्विस डिलीवरी 7 मेरे अस्पताल अटैच्ड हैं। किंग एडवर्ड के साथ म्यू मेन है। एक पेशेंट को इनकार नहीं किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया गया। हमारे डॉक्टर पॉजिटिव होते गए लेकिन पॉजिटिव के साथ जो ही नेगेटिव हुए दे वर विद द पेशेंट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एक्टिविटीज। हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हमारा जारी रहा, कुछ ऑनलाइन इवेल्युएशन भी हमने साथ की और जो ही इजाजत मिली तो फिर हमने क्लासेस का सिलसिला शुरू किया। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो कैसे आपकी हेल्थ मेंटेन होगी, डेवलप होगी, सस्टेन होगी। तो हमने स्पोर्ट वीक कराया। किंग एडवर्ड पहली थी जिसने स्पोर्ट वीक कराया। आप हमारे वेबसाइट पे जाके उसकी एक्टिविटी देखिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है एकेडमिक में, रिसर्च में, इंटरनेशनल लिएज़ान में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, तमाम में ये यूनिवर्सिटी यकसां तवज्जो दे रही है और इंशाल्लाह ये सफ़र इसी तरह जारी रहे इंशाल्लाह। सर, रिसर्च जो है वो किसी भी इदारे को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट करती है। अगर हम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके रिसर्च सेंटर की बात करें और स्टूडेंट्स की रिसर्च की बात करें तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से?
देखिए मैं समझता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 400+ हमारे ओरिजिनल रिसर्च पेपर जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमेशा ये विजन और इंस्ट्रक्शन होती हैं कि यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च, और कोविड में जो किंग एडवर्ड की रिसर्च है दे आर द मैक्सिमम। तो इंशाल्लाह जो रिसर्च में हमारा सफर है वो आगे से आगे चल रहा है, एंड यू विल सी इंशाल्लाह विल बी अमंग द टॉप रैंकिंग अमंग द रिसर्च टू। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा आपने हमें एक्सप्लेन किया, बताया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आपने इनोवेशन टेलीमेडिसिन का बताया वो भी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे होंगे उनका भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। इस वक्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ किंग एडवर्ड 7 ने फंड्स इकट्ठे किए और लाहौर मेडिकल स्कूल को कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। One of the most historic and indeed one of the best institutions in Pakistan, King Edward Medical College के बारे में उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहे थे। और चूंकि एजुकेशन का जिक्र था तो आज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर, जो कि लुइस ब्रेल हैं, जो कि मिसारत से महरूम जितने भी अफराद हैं दुनिया भर के अंदर, उनका यौम पैदाइश आज 4 जनवरी को मनाते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग जी 1824 में उभरे हुए नुकात के जरिए उन्होंने एक लैंग्वेज ईजाद की जिसे ब्रेल लैंग्वेज कहा जाता है। जितने भी लोग देख नहीं सकते वो इस लैंग्वेज को अपने हाथ से फॉलो करते हैं और इसके ज़रिए वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कहा यह जाता है कि इसमें 6 मुख्तलिफ डॉट्स के ज़रिए 36 जो मुख्तलिफ अशकाल हैं वो बनाई जाती हैं और इससे दुनिया भर की कई ऐसी ज़बानें हैं जिसको समझा जा सकता है। और ये चूँकि इसके मौजूद हैं, इन्हीं को खिराज तहसीन आज के दिन पेश किया जाता है। और अफसोस की बात हुई है कि इस वक्त दुनिया भर की हम अगर बात करें मजमूई तौर पर, पाकिस्तान से ख़ास तौर पर हम अगर इसका स्टार्ट करें तो 30 लाख तकरीबन 3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते, जो कि देखने की इस क़ुव्वत से महरूम हैं। तो उनमें से 12,000 अफराद ही ऐसे हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन इट्स जस्ट मे बी 1% भी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद है, इस पे काम हो सकता है। और इसी वजह से आज का दिन इन लोगों को डेडिकेट किया जाता है, वर्ल्ड ब्रेल डे के हवाले से जाना जाता है। और लोगों को ऑब्वियसली उनके लिए लैंग्वेज बड़ी मुफीद भी है, बड़ी फ़ायदेमंद भी है। क्योंकि अभी जिस तरह से हमने रेशो आपके साथ शेयर की, सो आज वर्ल्ड ब्रेल डे था, उसके हवाले से हमने आपको बताया। और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी आपको बताएं कि इसमें पहली से 12वीं जमात आपको ब्रेल लैंग्वेज में मुरतब करने का काम शुरू किया है। और सिंध गवर्नमेंट शायद ये पहली गवर्नमेंट है जो ये कर रही है। और पाकिस्तान में जो मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन अफराद हैं और उसमें से चंद ही हज़ार हैं, 12,000 कोई बताया जाता है रफली, जो कि पढ़ सकते हैं। सो जो लुइस ब्रेल हैं उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं इस शोबे को लेकर, और आज हम उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करें। सो वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। इस मौके पर एक छोटा सा मैसेज ये है कि ऐसे जितने भी अफराद हैं जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको ख़ास तौर पर इज्जत दी जाए, उनका खास एहतराम किया जाए और कतई तौर पर उन्हें बाकी लोगों से कम ना समझा जाए, उन्हें वैल्यू किया जाए। तो आई थिंक दे आर डिफरेंटली टैलेंटेड एंड एबल। एग्जैक्टली। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जिसमें वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल जो कार्बन फाइबर है उसके हवाले से बात करें कि उसको पाकिस्तान में कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं आज का साइंस टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। हमारी जो गुफ्तगू है वो हो रही है कार्बन पे। साइंस एंड टेक में कार्बन इंतहाई अहम अंसर है हमारी दुनिया में। मतलब इसकी अहमियत इसके अलावा और क्या हो सकती है कि हम खुद कार्बन और हमारे इर्द गिर्द सब कार्बन है। और कार्बन जो है उसकी कारफरमाई आपको इंडस्ट्री से लेके हर जगह पे आपको नज़र आती है। और इब्न फाजिल साहब जो हैं वो आपको मालूम है कि साइंस एंड टेक में कोई एक नया आइडिया देते हैं, आगाही देते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी जो हम तबाही की दरपे हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त अपने फाजिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कार्बन के हवाले से बताइए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि अगर आपको रोका ना गया तो ये 100 एपिसोड्स आप कार्बन पे कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है एग्जैक्टली। तो कार्बन के हवाले से आपके मुतालिक मेरा गुमान ये है कि आप ट्रैवलर हैं जी। तो मैं आपको एक ट्रैवल की कहानी सुनाता हूँ जी, बताइए। किसी एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि एक जो ड्यूटी फ्री शॉप होती है ना उस पे एक छोटा वो ट्रैवलिंग बैग पड़ा हो। तो मेरी बड़ी इंटरेस्ट थी, वो बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे ऐसे वो क्रॉस कर। तो मैं उसके करीब गया तो उसके ऊपर जो प्राइस टैग था ना वो मैंने देखा तो उस पर लिखा था $550। ठीक है। यानी अगर आज के हिसाब से देखें आप तो कोई 90,000 के करीब था। जब मैं उसको जब उठा के देखा तो उसका टोटल वजन होगा सर कोई 300 ग्राम। ठीक है।
अब वो जब गौर किया तो पता चला कि ये जो है पूरा ट्रैवलिंग बैग ये कार्बन फाइबर से बना हुआ। अच्छा, अब देखें आप कि कार्बन फाइबर जो है वो कितनी वैल्यूएबल चीज़ है कि उसका एक 300 ग्राम का जो बैग है वो 90,000 रुपये का बिकता है और लोग उसको शौक से खरीदते हैं। यानी आप आसान लफ्ज़ों में ये देखें कि जो कार्बन फाइबर है वो रूए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है। अच्छा, लोहे से 10 से 12 गुना ताकतवर है जी। और ये कमाल ये है कि इससे इस कदर अहम चीज़ें बनती हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें मतलब उसकी शनासा ही नहीं, लेकिन जब आप हम जानेंगे कि ये कार्बन फाइबर के कमालात हैं तो हमें बड़ी हैरानी होगी। सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। आपकी जो हॉकी है कार्बन फाइबर उसमें इस्तेमाल होता है, और उसके बाद आपके रैकेट्स हैं जो स्क्वॉश के और उसके वो कार्बन फाइबर से बनते हैं। जो आपकी साइकिल है वो बड़ी महंगी सी, वो 10-12 हज़ार डॉलर की और बड़ा लाइट वेट है, वो सारी कार्बन फाइबर से बनती है। इसके अलावा एरोप्लेन इंडस्ट्री में इधर चले जाए, जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो उसके अंदर सारा कार्बन फाइबर, यानी इतना मजबूत है कि वो बुलेट को वो रोकने के लिए इस्तेमाल, या बुलेट प्रूफ जो जैकेट के अंदर मटीरियल लगा होता है वो कार्बन फाइबर और एपॉक्साइड रेजिन का वो होता है, मिक्सचर होता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक और भी चीज़ है कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स नहीं होती जो गिरने वाली होती है, जब छत में क्रैक आ गई है, आग लग गई तो वो पता चलता है। अच्छा, उसको हम सिर्फ 3 मिलीमीटर की एक 2 इंच चौड़ी कार्बन फाइबर की पट्टी होती है जिसको हम छत देखते हैं जी ये गिरने वाली है, ये क्रैक होने वाली है, उस पट्टी को हम एक अपॉक्सी रेजन के साथ उसके नीचे टेप की तरह लगा देते हैं। और यानी वो कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो छत है इसकी कितनी लाइफ है, ये कितना वजन है, उसके हिसाब से उसको 3, 4, 5, 8, 10 पट्टियाँ, और वो जो कार्बन फाइबर की पट्टियाँ उसको लगाने के बाद उसकी जो लाइफ है वो एक्चुअल जो है उससे भी ज़्यादा हो जाती है। उसकी बाकायदा गारंटी दी जाती है कि जी अब ये इसकी इतनी लाइफ है। कार्बन फाइबर की केमिस्ट्री कैसे हासिल होता है जी, इसमें थोड़ा सा बताइए। जी, कार्बन फाइबर जो है ना सर, ये एक पॉलीएक्रेलोनाइट्राइट एक प्लास्टिक होता है, उसका पहले फाइबर बनाया जाता है, वो सफेद कलर का, आम जैसे हम एक्रेलिक होता है हमारा, इस तरह का पॉलीएक्रेलोनाइट्राइट फाइबर होता है, उसका धागा बन जाता है, धागे को चरखी के ऊपर लपेटा जाता है, उस धागे को फिर प्रोग्रेसिवली टेम्परेचर में से गुजारा जाता है। ठीक है, यानी पहले उसको थोड़ा गर्म करते हैं फिर ज़्यादा गर्म करते हैं, उसके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आस्ता आस्ता उसमें से निकलती रहती हैं, और वो जो फाइबर है वो फिर कार्बन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उसकी हीट ट्रीटमेंट होती है, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के अंदर उसको गुजारा जाता है। बड़ी इंडस्ट्री से ये थोड़ा सा एक टेक्निकल काम है जो इंडस्ट्री में है, लेकिन मतलब अब स्टार्ट में जब ये शुरू हुआ था कुछ अर्सा पहले, 2 दहाइयाँ पहले, तो उस वक्त ये बड़ा मिस्ट्री थी कि ये कैसे होता है। अब तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब पाकिस्तान में अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैं ये इसीलिए बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी वो रॉकेट साइंस अब नहीं रही। चाइना में बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं कार्बन फाइबर बना रही हैं, तो हम भी बना सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स अगर इस पर फोकस करके इस पर R&D करें, उसके बाद प्लान डिज़ाइन करके पहले पायलट प्लान बने जैसे रूटीन, उसके बाद हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हॉकी और स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा दुनिया में कौन ज़्यादा काम कर रहा है। एक कंपनी है ट्यूब पॉइंट, वो इसकी मतलब पॉइनियर है और वो मैक्सिमम कार्बन फाइबर उसका ही बिकता है। कौन सा मुल्क इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है? फायदा तो यूरोप ज़्यादा, अमेरिका, यूरोप, ये सारे जितने भी आपको बताया कि जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं और वो सारी चीज़ें, बल्कि इनका ये कनाडा की एक कंपनी है वो जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जैसे मैंने बताया वो सारी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट बिकती है। हमारे जो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बनती हैं तो वो किस तरह कार्बन, हम तो ट्यूब पॉइंट से मैंने बताया जी, वो उनसे लेते हैं, उनसे लेते हैं, उसके बाद वो हम उनसे लेके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर वो तो हमें ज़रूरत है काम करने की, और हमारे पास तो डेफिशिएंसी है। थोड़ी सी अगर एफर्ट की जाए तो बहुत सी आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, लेकिन कार्बन फाइबर जो है वो एक अजायबात का जहान है। और ये कार्बन की एक चीज है, ये सिर्फ एक है, ये कार्बन जितना बड़ा, जितना अहम अंसर है उसकी शायद ये एक छोटी चीज है। मेरा मतलब है कि मिरेकल्स हैं, और बिल्कुल कार्बन ने जो कुछ इस कायनात में और इस दुनिया में जो उसकी कारफरमाई है, जो उसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपको नजर आता है, क्या कमाल है। साइंस एंड टेक जो है उसमें के हवाले से मैं अभी भी समझता हूँ कि गुफ्तगू अभी भी हमारी जारी रहेगी। कार्बन एक इंतहाई अहम अंसर है, और मेरी कोशिश तो है कि पीरियोडिक टेबल को हम जल्द से जल्द कवर करें, लेकिन किसी जगह पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है, और कार्बन पे हमें, मेरे ख्याल में हम पहले बड़े अच्छे स्मूथ हमारा सफ़र था, कार्बन पे आके हमें ब्रेक लगी, और कार्बन पे अभी बहुत सारी और जिहतें जिन पे बात करनी है। देखते रहिए स्टैक।
बात है, मुख्तलिफ अशिया की अफादियत की बात करते रहते हैं। आज हम कार्बन फाइबर की बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच वकार भाई एंड अपने फाजिल साहब। आज जनाब एक और अहम शख्सियत को हमने याद करना है, देन विल मूव फॉरवर्ड। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जिनकी आज 51वीं बरसी मनाई जा रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर को 1878 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। अगर हम बात करें आपकी बिल्कुल उम्र के आगाज़ की, तो 11 साल की उम्र में आप अलीगढ़ आए और 20 साल की उम्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA का इम्तहान पास किया और आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला ले लिया। सरकारी ओहदों पर तैनात रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी रहनुमाओं में मोहम्मद अली जौहर का नाम शामिल है। आपने कलकत्ता में अंग्रेजी हफ्त रोज़ा अखबार कॉमरेड जारी किया और इस अखबार में पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिमायत में बहुत कुछ लिखा। आपके जारी करदा इस उर्दू अखबार हमदर्द और कॉमरेड अखबार ने मुसलमानाने पाक व हिंद का सियासी तसव्वुर बेदार करने में बड़ी मुआवनत की। आपके हवाले से बताएं तो आपने कभी भी असूलों पर समझौता नहीं किया और हमेशा आज़ादी हिंद के लिए कोशा रहे। आप बैक वक्त बेबाक सहाफ़ी, बेमिसाल कलमकार, पुरअसर शायर और बेहतरीन अदीब भी थे। 1930 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड गए तो आपने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तुम अंग्रेज़ मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से आपको बताएं तो इंग्लैंड में ही खालिक हकीकी से जा मिले और उनकी वसीहत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस में उनको सपुर्द खाक भी किया गया। बहुत बड़ी शख्सियत हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनका नाम हमेशा सुनहरी रूप में लिखा जाएगा जब भी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बानियों की बात आएगी। उन्हें हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उन्हें करीब रहमत करे। आज उनकी बरसी है। इसी पॉइंट के ऊपर में ब्रेक लेंगे लेते हैं और वापस आते हैं। to Expresso. Okay, so अब हम आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं, जो कि हम कराते रहते हैं और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से होता है। इस वक्त जो हमारे साथ लेडी मौजूद हैं, ये वैसे तो शी इज़ अ मदर ऑफ 2 और देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, लेकिन इनकी जो अचीवमेंट है वो इनकी गेम के हवाले से है। लाहौर में होने वाली जो नेशनल विमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, इसमें 54 kg बैंटम वेट जो कैटेगरी थी इसके टाइटल को उन्होंने अपने नाम किया और एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल उन्होंने कायम की है। एंड विद दैट रिपोर्टेडली ये आने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके अंदर भी शी इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। हमारे साथ नदा ज़रीन परवेज़ मौजूद हैं, उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे बात करते हैं अबाउट हर दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट। सो नदा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। नदा, सबसे पहले तो अपनी इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली आपने जैसे हमने स्टार्ट में मेंशन किया, यू आर माशाल्लाह मदर ऑफ 2 और उसके बाद आपने ये पहली दफ़ा आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें आपने विन किया। इस हवाले से बताइएगा। बस अल्लाह ने बड़े इज़्ज़त दिया है कि और फ़ख्र की बात है कि पहले कंपटीशन में जीत गई हूँ और बस द एक्सपीरियंस इटसेल्फ बड़ी सुरियल और लग रहा है। और अच्छा, ये चैम्पियनशिप बेसिकली थी क्या? कितने पार्टिसिपेंट्स थे? आपकी जो कैटेगरी है उसके हवाले से, ओवरऑल इस चैम्पियनशिप के हवाले से अगर आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन। सो इन माय पर्टिकुलर वेट कैटेगरी आई थिंक 2 लड़कियां के साथ मुझे आई हैड 2 कम्पिटिटिव बाउट्स जो कि आई वन बोथ एंड इन टर्म्स ऑफ द आउटकम देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स। तो ये फेडरल डिपार्टमेंट्स जैसे वापडा है, आपकी आर्मी टीम्स है, द पाकिस्तानी एयरफोर्स, तो इनकी सारी सेपरेट और प्रोविंशियल टीम्स से भी आए थे। So we had a mixture of different teams competing at this national competition. And who was the toughest competitor that you came across? I think the young lady that I fought with from KP was quite strong, and that was a difficult fight for me. And the second young lady as well. And mashallah, there's a lot of raw talent here. Pakistan में तो बहुत मतलब strong किस्म के I didn't realize कि इतने औरतों मतलब आगे के अंदर भी ये potential आगे। अच्छा, since you got a family life as well, तो इसमें सबके देखने में के माइंड में पहला क्वेश्चन यही आता है, it's really hard to manage। आपकी अगर सिर्फ भी शादी हो जाए, आपका घर हो, तो भी मुश्किल होता है, देन आपके बच्चे हों तो क्योंकि it needs proper training, आपके डाइट प्लान्स एंड ऑल। बॉक्सिंग तो टेक्निकली बड़ा इस तरह का गेम है कि आपको देखना पड़ता है। How did you manage? What was the strategy, I must say? So my strategy is that I run a nutrition and health food based business along the side with my husband. Okay. So I have my diet taken care of. It's Noon Juice, if you're interested. And so I had the kitchen aspect, the food aspect sorted out. Uske alawa, badi strict regimen hai, consistent training. I would drop my kids to school. I would come back. अपना जिम करती, फिर वापस उनको स्कूल पिकअप्स, फिर मैं जाके किचन में थोड़ा मैनेज करती थी, देन आई वुड कम बैक होम,
So it was quite hectic but rewarding at the same time. So on a lighter end, is it really feasible for a husband to afford a boxer wife? I mean, isn't it? He must be very scared most of the मतलब time. बहुत खतरनाक बात नहीं है ये? ये बात तो हमें मुझे बहुत सुननी पड़ती है but alhamdulillah I take boxing as a sport, as a discipline. Not as a form of domestic Okay. Do not mediation. try at home वाला. अच्छा नदा, आपने ऑब्वियसली अभी तो आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली आपको शौक बहुत पहले से होगा और जी। आपने शादी से पहले भी इसको परस्यू किया होगा। जी, जी। सो अपनी जर्नी का जो स्टार्ट है वो किसको आपको देखकर शौक हुआ कि आपने बॉक्सिंग की तरफ आ रहा है स्पेसिफिक? देखिए बचपन में मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स में बहुत एम्फेसिस दी जाती थी। आई वाज सिलेक्टेड फॉर ट्रैक एंड फील्ड एट अ वेरी यंग एज and my father-in-law plays played county cricket. My father was a captain of his football team. Achha, that's मेरे nice. भाई दोनों बहुत sports orientated है, so sports was So very gene के अंदर है आपके? yeah, we're very heavily encouraged and we've grown up with it. So as such it initially मैंने boxing शुरू की थी because it is the ultimate test of your mental and physical fitness. तो जैसे मैंने शुरू की थी यूनिवर्सिटी में मुझे शौक हुई and I continue to do And why it. just boxing? मतलब और भी तो sports थे. जी, I play everything from football to volleyball to basketball to swimming, you name it. I've done just about अच्छा, everything. एक बड़ा क्वेश्चन है, ये सोशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी गेम से रिलेटेड थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि आप इससे गुजर रही हैं तो आई थिंक यू इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस। जी। वो ये कि ये जो आपकी फैमिली लाइफ होती है, बहुत सारे लोग खासतौर पे खवातीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ देती हैं, मतलब डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, खवातीन की मैं बात कर रहा हूँ कि जी शादी होगी अब कैसे करें, अब नहीं हो सकता। इतने मुश्किल खेल को क्या वाकई शादी कहीं ना कहीं या फैमिली लाइफ आपकी रुकावट बनती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर? अगर बनती है तो उसको केटर कैसे करें फिर खवातीन जो इसके शिकार हो जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो मच सपोर्ट अपने शौहर की तरफ से, अपने ससुराल स्पेशली की तरफ से। तो मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी महसूस नहीं होता कि दे फील अलोन या देयर इज ऑलवेज समवन देयर। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा नदा, ऑब्वियसली बॉक्सिंग के हवाले से हम बात करें, आपने चूंकि चैंपियनशिप जीती है पाकिस्तान में, बॉक्सिंग को लेके आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है? ऑब्वियसली आपने कहा कि बहुत सारा टैलेंट है, आपने कंपटीशन में ऑब्वियसली फेस भी किया, सो बॉक्सिंग को लेकर जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए आई वुड से कि दे शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क्स, क्योंकि ये बहुत एक डेंजरस खेल है और आपको उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग और आपकी डाइट और डिसिप्लिन उस हिसाब से करनी पड़ती है। और उसके अलावा आई वुड से कि इफ़ दे इन्वेस्ट अ लिटिल बिट मोर इन द स्पोर्ट, encourage more international competitions और host international athletes here, तुम्हारा एक्सपोजर भी बढ़ेगी और स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, एंड हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते पूरा दुनिया में। और इसमें अभी जितनी इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की है, आपने जिक्र भी किया शुरू में बाप्टा वगैरह आर्मी का, तो आप समझती हैं कि इसको मजीद बढ़ना चाहिए और इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस खेल को बेहतर करने के लिए? देखिए इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर एंड इट्स एक्सीलेंट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड इट हैज़ many benefits. आई वुड encourage कि कॉर्पोरेट्स गेट इन्वॉल्व्ड और अपना टीम्स बनाएं और and give the sport more, give it a chance. और इन्हीं अगर मैं कहूँ एक टिप दे दें उन खवातीन को जो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ एंड फैमिली लाइफ साथ चलाना चाहती हैं, उनको कोई टिप दे दें कि आप ऐसा कर लें तो सही चलेगा सब? मेरे ख्याल से आप अपना देखिए जी, अपना एम्बिशन रखें। जस्ट बिकॉज आपके मतलब फैमिली लाइफ है, इसके मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग हैज़ टू कम टू अ हॉल्ट। यू कैन कंटिन्यू, यू कैन अचीव and we can contribute to society, especially हमारे ख़वातीन. Why not? जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच नदा एंड विश यू वेरी लक। आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है और आपने जिस तरह चैंपियनशिप जीती है, आइंदा आने वाली चैंपियनशिप्स भी आप जीते एंड विश यू वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। थैंक यू। ज़बरदस्त। नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है और इनका जो कहा जाए तारुफ इस तरह से भी हम करा सकते हैं कि हाँ, लेकिन इस तरह से भी करवाया जा सकता है कि एक कंपटीशन हुआ था सुक्षेत्र, उसमें ये सेमीफाइनलिस्ट थे और इन्होंने इंडियन कंटेस्टेंट्स के साथ कम्पीट किया था और आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाते हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छा म्यूज़िक
मतलब हमें सुनाया है करते इन्होंने हैं, ऐसे और ज़्यादा, वोकल क्वालिटी कितनी It's अच्छी है, very कितना good. स्ट्रांग है, वो तो आपने सुना। नदीम, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे थैंक आप? यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। कैसे गुजरे आप? थोड़ा सीन से गायब क्यों हो गए? इतना अच्छा आपने कम्पीट किया, इतना अच्छा आप नजर आए, आवाज अभी भी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है, बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, और इतनी सुबह इतना अच्छा गा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्यों सीन से इतना ऑफ क्यों हो गया आपने? मैं एक्चुअली चूँकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स अरेंज करने के सिलसिले में इसलिए काफ़ी अरसे से गायब रहा हूँ। बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पाकिस्तान में देखी हैं कि हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्लीज़ हमें एक चांस दें। मेरे फादर मास्टर शहजाद अख्तर शहजादा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया, मैडम जी के साथ बहुत काम किया, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब के साथ, तो उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। अब जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है टूवर्ड्स चैनल्स और डिफरेंट जगहों पे जाने पे, वो लोग चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं फेम होना चाहिए, थोड़ा सा नाम होना चाहिए, और उसके साथ टैलेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टैलेंट इकट्ठा कर भी चुका हूँ। ठीक है। और मेरी अब कोशिश भी होगी इंशाल्लाह किसी न किसी चैनल की वसात से कोई कंपटीशन में इंशाल्लाह अरेंज करूँगा। ठीक है। और बहुत अच्छा टैलेंट मैं चाहूँगा कि हम बजाय किसी दूसरे मुल्क में जाने के अपने पाकिस्तान में हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अरेंज करें कि यहाँ पे जो टैलेंट है हमारा वो मतलब हमसाया मुल्क की तरफ ना जाए, उनके ख्वाब ना देखे, बल्कि अपने मुल्क में नाम रोशन करने का सोचे। अच्छा, हमारे कोशिश तो हुई थी यू नो उस तर्ज के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करने की, पाकिस्तान आइडल भी हुआ था, आई रिमेंबर, कोशिश तो हुई थी, लेकिन वो कोशिश मुझे लगता है कि हम उसको एक ब्रांड नहीं बना पाए। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या हम उसमें भी मसलहत का शिकार हो जाते हैं, टैलेंट सामने लाते हुए मर्जी के लोग लाना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते, और शायद दूसरे ममालिक में, भारत का मैं नाम ले लेता हूँ, वो शायद टैलेंट को वाकई ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लाते हैं? क्या ऐसा मसला है कुछ? थोड़ा इसमें ना ड्रामेटिकली भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम को हाइप देनी होती है, तो वो या तो बहुत अच्छा टैलेंट उठाते हैं, या तो फिर उनके पास अप्रोच इतनी बड़ी होती है किसी कंटेस्टेंट के पास कि वो आ तो जाता है बेचारा, बट उसके पास टैलेंट की कमी रह जाती है। हमारे यहाँ कुछ वजूहात ऐसी हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं उनके पास सिफारिश ना होने की वजह से वो किसी प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ नदीम बड़ी आसान नहीं होगी, अब मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट ये फील होता है कि अब ये जो यूट्यूब है जी, बड़ा ही अच्छा ये एक जज है आपके लिए, यू नो किसी चैनल के मोहताज नहीं रह गए आपके। कोई चैनल आपका गाना चलाएगा और फिर इतनी दफ़ा चलाएगा तो वो यू नो एक टाइम पे ऐसे हिट। अब यूट्यूब है, अच्छी प्रोडक्ट है तो वो निकलती है, लोग उसको शेयर भी करते हैं, सुनते हैं, और उससे समाव आप अर्न भी कर लेते हैं, या प्रोफाइल आपका तो अच्छा नहीं हो गया या नहीं? चैनल वाला सीन ज़्यादा बेहतर करूँगा। 90% जो कंटेंट है ना हमारा, आवाम हमारी कुछ उल्टा सुनने की आती है। मैं समझता हूँ कि कोई वायरल चीज़ करानी है ना, तो कोई आप उल्टा सीधा गाना बना लें, आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई थोड़ी सी गालियाँ भी हो जाती हैं ना, तो वो हिट हो जाती है। जो बेचारा क्लासिकल सीखा होता है वो सोचते ही रहता है मैं कैसे लगाऊं, कौन सुनेगा। जो रिसेंट एक सॉन्ग आया उसका टाइटल है हॉट मैंगो चटनी सॉस। जी बिल्कुल ऐसे ही उनका गाना है। मैं वैसे कोट कर रहा हूं, आपने कहा उल्टा, तो इससे टाइटल ऑफ द सॉन्ग। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह की मेलोडीज होती हैं, मतलब ऊपर आप एक ही सुर के ऊपर खड़े होकर सारा गाना गा देते हैं और लोगों को बस वही अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस दौर में तो ज्यादा मुश्किल हो गया आना मार्केट में। यूट्यूब का अगर आप दौर है या सोशल मीडिया का है, तो लोग हमेशा उल्टी सीधी चीजें बनाते हैं, वो क्लिक हो जाते हैं एक तरह से, और एक आपके मुताबिक नुकसान ज्यादा है जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो क्लासिकल या दीगर तरह के जॉनरा का फॉलो करते हैं। नदीम, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे बातें भी करेंगे, लेकिन हम आपसे गाने भी तो सुनेंगे। और वो हमें सुना दें जो आपका वजह शोहरत बना अगर सुर क्षेत्र में, जो दैट मेड यू नो। एक सॉन्ग है, मेरे वालिद साहब की कॉम्पोजिशन है, और उसके बारे में जो मैं समझता हूँ कि उस ट्रॉफी से बढ़ के थी मेरे लिए। इस्माइल दरबार साहब, सुरेश पाटेकर जी, रूना लैला जी, आबिदा परवीन जी और आशा भोसले जी ने उसको बहुत पसंद किया। वो कॉम्पोजिशन मेरे वालिद साहब की है, और माँ के हवाले से एक दो अशार में आप प्लीज। वाओ, बहुत ही जबरदस्त। ये लिखा किसने है? ये मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, मुश्ताक अलवी साहब। अच्छा, उन्होंने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। चलें, एक तो आपने हमें आखिर में ये बताया कि आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कोई कंपटीशन प्लान कर रहे हैं। अपने म्यूजिक को लेकर क्या प्लान है आपके? कोई करना है या बस अब आपने एज अ प्रोड्यूसर ही काम करना है? नहीं, मेरा अपना स्टूडियो भी है, मैं प्रोडक्शन पे भी काम कर रहा हूँ, और इसके साथ मेरे बड़े भाई हैं ज़हीर अब्बास, वो बड़ा अच्छा गाते हैं, और कुछ उनको भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज
वालिद साहब से तो इंस्पिरेशन है ही, तो मेरे बड़े भाई से भी हैं, उनको भी मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छे सिंगर्स आए हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल टैलेंट तो है ही वैसे बहुत, लेकिन आपने कहा ना कि ऑडियंस उल्टा पुल्टा सुन रही है, तो क्या ये उल्टा पुल्टा हमारा म्यूजिक भी तो नहीं हो जाएगा? आपको थोड़ा सा कुछ उल्टा भी सुना देते हैं, शायद लोगों को पसंद आ। चले हम इस सेगमेंट को अपने क्लोज, बिल्कुल लास्ट हमारे पास टाइम है, तो हम आई बिलीव नदीम इस गाने का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो ये सोच के खान साहब कहते हैं ना, अभी तक शो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू टेक इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।